चलिए जी, मैं बकायदा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबको स्क्रीन पे नज़र आ रही है वैसे ये? जी सर। ठीक। तो लास्ट टाइम जो हमने अच्छा, आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं आप लोगों को सवाल करना हो तो लिख लीजिए, मैं एक बीच में रुकूंगा और फिर आपसे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? चलिए, हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक स्टडी किया था, और उसमें हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे कि एफ इज इक्वल टू एम और तमाम तक पुरानी बातें भी हमने रिवाइज कर ली थी। लेकिन अब जो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे उसके बाद डायरेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर जाएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है बहुत ही मशहूर आपका लॉ है, आप पढ़ चुके हैं उसको मैट्रिक में भी, इंटर में भी, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक फोर्स F12 यानी वन फोर्स अप्लाई करे टू पर किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसके नतीजे में ऑब्जेक्ट टू भी फोर्स वन पर अप्लाई करेगा, और ये दोनों फोर्स आपस में अपोजिट होंगी लेकिन इक्वल होंगी। अपोजिट बट दे आर इक्वल। तो यू नो इट वेरी वेल। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास है आपकी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम के। बहुत ज़रूरी है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम को समझ सकें। अच्छा, है क्या चीज़, होता ही है कि जब आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हो और उसके नतीजे में कोई मूवमेंट डेवलप हो रही हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लियरली पता हो कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। इसका रीज़न ये है कि फोर्स जो है वेक्टर है, और वेक्टर होने की वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी है। वो रिजॉल्व हो सकती है दो पार्ट में, तो रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व होने के बाद अगर किसी फोर्स में उसको ऐड होना है तो वो ऐड होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास तमाम फोर्सेस का डेटा अवेलेबल हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास इलस्ट्रेशन है या हमने कोई विजुलाइज किया डायग्राम, तो हम उसको कन्वर्ट करें फ्री बॉडी डायग्राम में। अब ये होती क्या फ्री बॉडी डायग्राम? मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम सिस्टम को आइसोलेट करते हैं, कोई भी सिस्टम, और उस आइसोलेशन के बाद हम तमाम वो फोर्सेस ड्रॉ करते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है। जब मैं कहता हूँ वर्ड आइसोलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लिया है, हम ये सपोज कर लेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अलावा आसपास सराउंडिंग में कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। इसके बाद जब तमाम फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेंगे तो हम सबसे पहले फील्ड फोर्सेस में अप्लाई करेंगे। देखिए, कुछ फोर्सेस जिसे हमने कहा था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं तो नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसके बावजूद जब हम आइसोलेट करेंगे तो हमें तमाम वो फील्ड फोर्सेस भी एनालाइज करनी पड़ेंगी जो कि लग रही होंगी। अमूमन मैकेनिक्स में जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तो नॉर्मली वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन समहाउ कभी कभार चार्ज भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है, और अगर मैग्नेट मौजूद है कहीं पर तो मैग्नेटिक फोर्स भी होती है। लेकिन वॉट एवर द फोर्स, फील्ड फोर्सेज भी आप लाजमी एनालाइज करेंगे। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये देख लीजिए, आपके सामने एक फोर्स मौजूद है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। पहली डायग्राम में देखिएगा, ये डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है। पहले ऑब्जेक्ट में एक मॉनिटर है और वो एक टेबल पर रखा हुआ है, और मॉनिटर और टेबल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्सेस भी आपको एरोज की नज़र में नजर आ रही है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, टेबल की लगाने वाली फोर्स भी है, और मॉनिटर की लगाने वाली फोर्स भी है, नॉर्मल भी है, बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे। तो हमने बजाय टेबल को हमने मॉनिटर को सपोज किया कि ये हमारा मेन सेलेक्टेड पार्ट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन फोर्सेस की बात करेंगे जो किस पर लग रही हैं। जब हमने मॉनिटर डिस्कस कर लिया तो मॉनिटर के साथ जो जो फोर्सेस उस पर लग रही थी, जो जो उससे अटैच थी, जो जो उस पर अप्लाई हो रही थी, जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो तमाम फोर्सेस भी हमने अलग कर ली। अच्छा, वो फोर्सेस आपको सामने दो एरो की सूरत में नजर आ रही है। उसके बाद हम करते ये हैं कि जो मॉनिटर जो आपने सेलेक्ट किया है पार्टिकल, उसको हम एज अ डॉट सपोज कर लेते हैं, यानी पूरा का पूरा बॉडी ऑब्जेक्ट अपनी हैयत समेत गायब हो जाएगा और उसकी जगह से सिर्फ एक डॉट आ जाएगा।
और अब जब हम उस डॉट पर दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो डायग्राम है ये कहलाती है आपकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए इसमें सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको अपोज करिए नॉर्मल। क्योंकि मॉनिटर जो है वो रुका हुआ है, कहीं से मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। क्लियर है एवरीवन? आप लोग चैट में मुझे कह सकते हैं। क्या मैं दोबारा एक दफा फिर फ्री बॉडी डायग्राम रिपीट कर दूं अगर आप कहें तो? अगर किसी के समझ में नहीं आया और वो यहाँ कहना नहीं चाह रहा है तो वो मसला नहीं है, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बहुत काम आएगा आगे, और हो सकता है कि फिर कोई समझाए ना। लेकिन दोबारा समझ लीजिए कि अगर आपके पास मैकेनिक्स की प्रॉब्लम आती है जिसमें बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपको तमाम फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए जो कि उस पर लग रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। नाम से जाहिर है कि इसमें बॉडी गायब हो जाएगी, ठीक है, और उसमें वो जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रही है मौजूद नहीं है। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कंसिडर ये करना पड़ता है कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। उसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी शामिल है, उसमें फील्ड फोर्सेस भी शामिल है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमें क्लियरली नज़र आ रही होंगी और फील्ड फोर्सेस हमें एज्यूम करनी, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन फोर्स होगी। और करीब में कोई मैग्नेट लगा हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स होगी। अगर कोई चार्ज मौजूद है और आपकी बॉडी भी चार्ज है या जिस पार्टिकल को आप कंसिडर कर रहे हैं वो भी चार्ज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी। इसलिए तमाम फोर्सेस आपको सपोज करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप देखिए एक डायग्राम है, ये किताब की डायग्राम है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहा जो आप कहीं से ढूंढ ना सके। तो ये आपकी फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की बुक से ही मौजूद है। इसमें डायग्राम में देखें दो पार्ट। पहली जो डायग्राम है लेफ्ट साइड पर, उसमें दो ऑब्जेक्ट दिखाए, एक है मेज टेबल और एक है मॉनिटर, और ये दोनों आपस में इन कांटेक्ट हैं। और उसके बाद जो टेबल है वो ज़मीन से इन कांटेक्ट है। अब यहाँ पर कांटेक्ट फोर्सेस मौजूद हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फील्ड फोर्स भी मौजूद है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, हम यहाँ पर आइसोलेट करते हैं। हमने सपोज किया कि हमें टेबल के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें तो वो फोर्सेस चाहिए जो कि मॉनिटर पे लग रही हैं। तो सेकंड डायग्राम जो दरमियान में मौजूद सेंटर में, वहां से मॉनिटर मौजूद, टेबल हमने गायब कर दी। जैसे ही हमने टेबल गायब की तो टेबल से अटैच्ड तमाम की तमाम फोर्सेस भी, एरोज भी यहाँ पे गायब हो गए। उसके बाद जो थर्ड डायग्राम है उन्होंने उसमें क्या किया है कि मॉनिटर की पूरी बॉडी हमने गायब की है और उसकी जगह हमने सपोज किया है एक डॉट। और अब जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो ही रह गई है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरी जो है आपकी नॉर्मल फोर्स है जो कि उस पर लग रही है। दोनों दूसरे को बैलेंस कर रही है, खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई थिंक सेकंड टाइम डन हो गया, अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। मॉनिटर पर दूसरी फोर्स कौन सी है? देखिए मॉनिटर पर एक फोर्स जो है वो टेबल भी लगा रही होगी, अगर टेबल, और हम टेबल कंसिडर करेंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं है। जैसे हम टेबल लगा के टेबल से अटैच तमाम फोर्सेज भी गायब हो। तो मॉनिटर जो फोर्स लगा था ग्रेविटेशन फोर्स, वो नॉर्मल फोर्स से ही एग्जाम्प्ट होगी। अब जो सेकंड है इसी तरह एक एग्जाम्पल है, थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि इसमें बिल्कुल वर्टिकल फोर्सेस थी, बैलेंस हो रही थी। तो मैंने सपोज किया कि एक ऐसी एग्जाम्पल हमें स्टडी करनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा पार्टिकल या फोर्सेज जो है आपस में कोई एंगल बना रही हो। नॉर्मल फोर्स है सेकंड डायग्राम में, मॉनिटर पर जो फोर्स है अपवर्ड, वो नॉर्मल फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम है, क्योंकि मॉनिटर अपनी जगह रुका हुआ है, जमीन में धंस नहीं गया है, हवा में उड़ नहीं गया है। इसका मतलब फोर्सेज बैलेंस है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेज को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स भी वहाँ पर होगी। अच्छा, सेकंड डायग्राम देख लीजिए, इसमें एक कार दिखाई गई है जो कि एक एंगल बना रही है, इंक्लाइंड प्लेन पर मौजूद है और थीटा बना रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तमाम के तमाम फोर्सेस भी सपोज किए हैं और हमने इस कार की जगह, दरख्त की जगह, वर्टिकल लाइन की जगह सब का सब खत्म करके सिर्फ और सिर्फ एक डॉट ले लिया। अब यहाँ पर दो फोर्सेस हैं,
एक है उसका वेट। वेट का इशू ये है कि जो उसका वो दो फोर्सेस, दो, क्योंकि वो एंगल बना रहा है इंक्लाइंड की वजह से, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल वर्टिकल होगा, और जो नॉर्मल फोर्स है इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक बैलेंस कर देगी वेट को, और एक बैलेंस करेगी अगर गाड़ी रुकी हुई तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट है उसको बैलेंस कर देगी। इस तरह से आप गौर कीजिए कि तमाम फोर्सेज आगे, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल एंगल की वजह से दो कंपोनेंट डिवाइड हुए, वो आ गए। वेट का एंगल बना थीटा के साथ, वेट जो है रिजॉल्व हुआ टू टू कंपोनेंट्स, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। कभी कभार कुछ लोग इसे नॉर्मल कंपोनेंट बनाए थे, कुछ लोग इसे वेट का कंपोनेंट बनाए थे, लेकिन सही जो वजह है वो वेट का कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि वेट एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल क्विज है, आप लोग चैट में जा दीजिए, मैं आपको 5 मिनट दूंगा इसमें। कि फर्ज कर लीजिए उसी में था कि अगर एक लार्ज मैन और बॉय, मतलब एक दो आदमी है, तो एक का वेट ज़्यादा है, मतलब लार्ज मैन और बॉय का मुराद सिर्फ ये बताना है कि दोनों के वेट जो है वो डिफरेंट है, दोनों के मास भी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों दूसरे को टाई करते हैं हैंड्स में, दोनों ने जो है वो एक रोलिंग स्केटर पहने हुए हैं, और एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और धकेल देते हैं। अब सवाल ये है कि कौन जो है ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा स्पीड से जाएगा। ये दो सवाल हैं। तो इसका जवाब आप लोगों के पास मौजूद है? कोई कोई जवाब देना चाहे अगर चैट में दीजिए। सिर्फ ये बता दें कि बॉय दूर तक जाएगा या आदमी दूर तक जाएगा, या फिर ये बता दें कि कौन सा बॉय या बंदे में से कौन दूर तक ज़्यादा स्पीड से जाएगा। मेरी आवाज़ तो सब तक आ रही है ना? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा है बॉय। थोड़ी कट रही है। अब मैं नेट के इश्यूज हैं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। थोड़ा सा मेरा बर्दाश्त करें इन चीज़ों को, जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, फोर्स दोनों अप्लाई कर रहे हैं दूसरे पर, खुद ही फोर्स अप्लाई की, क्योंकि ये कपल फोर्स है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे तो सेम फोर्स लगेगी। अच्छा, अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसका, जो जिन लोगों ने गैस किया उनका गैस अपनी जगह, मैं किसी का सही गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैं असल बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि क्योंकि एक कपल फोर्स है, एक्शन हैज एन इक्वल एक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। बॉडी पे जो लग रही होगी, आदमी पे जो लग रही होगी, और लड़के पे जो लग रही होगी। अब ये फोर्सेस कन्वर्ट होगी मूवमेंट में। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये फोर्स कन्वर्ट होगी एम ए में, क्योंकि फोर्सेस बराबर हैं और मास बॉय का कम है, तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और वही ज़्यादा दूर तक जाएगा। सबकी बात समझ में आ गई है? ये फोर्स जरूर बैलेंस हुई है, लेकिन जब फोर्स कन्वर्ट हुई है मास और एक्सेलरेशन में, तो मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन वाई की ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और वही बच्चा जो है ज़्यादा दूर तक जाएगा। बात समझ में आ गई सबके? शुड आई मूव? चले मैं आगे चलता हूँ, टाइम कम है ज़रा सा। ठीक है, मैंने तो जवाब भी दे दिया है, और ये रिटर्न में भी लिखा हुआ है, तो आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पर। आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, कुछ मिथ भी मौजूद है जो मुझे क्लियर करनी है। आप लोगों ने सपोज किया हुआ है, बताया ये जरूर जाता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करिए तो वहाँ पर दो फोर्स होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती है, जिसके नतीजे में फोर्स ये पार्टिकल मूव करती है। बिल्कुल गलत मिथ है, क्योंकि रूल ये है कि अगर फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगी तो उसके नतीजे में मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो आप अगर देखिए तो बताया हुआ सेकंड डायग्राम में कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा, और अगर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देगी तो किसी भी किसी की मूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ पार्ट रहे, और इस बात की का सबूत ये है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये मैंने एक थोड़ी सी एग्जांपल दी है, द फोर्स विच इज एसोसिएटेड
the force which is associated with the centripetal acceleration, and it is responsible for making a particle to strictly moves in a circle by attracting it towards the center of the circle is known as centripetal acceleration. पहले से भी जानते हैं, हमने बता भी दिया। F is equal to mc बराबर होता है mv स्क्वायर ओवर r के। अगर ये फोर्स वैनिश हो जाए तो ये पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूवमेंट स्टॉप कर देगा और विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मैंने पिछली डायग्राम में बताया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? पुरानी बातें हैं, नहीं, दोबारा कोई नई बात नहीं है, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। जी भाई, सबके समझ में आ रही है बात? चलेगी। अच्छा, अब हम जो है एग्जाम्पल करते हैं इसकी। अच्छा, अब हमारी एग्जाम्पल आज से ये एग्जाम्पल करेंगे और उसको समझ लेंगे। अगर आप समझ सके तो बहुत अच्छी बात है। ये है कॉनिकल पेंडुलम और बहुत ही मशहूर लेक्चर है। मैंने बहुत दफ़ा एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी दिए हैं, तो सम हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। तो सबसे पहले जो है मैं एक सवाल दूंगा, फिर उससे एक असाइनमेंट भी दूंगा, जो असाइनमेंट आपको करके लाना है। चाहे आप किसी बुक से भी कंसर्न कर सकते हैं, चाहे तो किसी टीचर से पूछ सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। कॉनिकल पेंडुलम जो है, इसमें कंडीशन ये कि जस्ट लाइक अ पेंडुलम, इसमें एक स्ट्रिंग से एक बॉल को किसी मास को अटैच किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, जबकि कॉनिकल पेंडुलम जो है वो सर्कल बनाता है, और इस सर्कल को पूरा अगर ड्रॉ किया जाए बिकम्स अ कोन, इसीलिए इसे कॉनिकल पेंडुलम कहा जाता है। तो हमने एक स्मॉल बॉल ली है जिसका मास m है, इसको एक स्ट्रिंग सस्पेंड किया जिसकी लेंथ l है, और ये बॉल रिवॉल्व करती है एक सर्कुलर सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जिसका रेडियस r है विद कांस्टेंट स्पीड। और हमें मालूम जो करना है फिलहाल, जो मैं करके दिखाऊंगा और फिर नेक्स्ट चीज आपको दूंगा, वो है उसकी वेलोसिटी भी। क्वेश्चन समझ में आएगा सबके? आवाज भी सबको, सबके समझ में आएगा क्वेश्चन? चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। कॉनिकल पेंडुलम, पेंडुलम की एक किस्म है, just like an example of a simple pendulum. Simple pendulum used to move in a to and fro motion, but here in conical pendulum, जो बॉल है वो बजाय टू एंड फ्रो मूवमेंट के वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगी। और अगर हम पूरा ड्रॉ करें पेज की तरह तो इट लुक्स लाइक अ कोन। इसी वजह से इस पेंडुलम को हम कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। पहली बात, जो हमने चीज़ें सपोज की हैं, इसमें हमने बॉल सपोज किया, इसका मास m है, एक स्ट्रिंग सपोज किया, इसकी लेंथ l है, जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल है उसका रेडियस r है, और हमें जो एक्सप्रेशन मालूम करनी है वेलोसिटी v की मालूम करनी है। इज दैट क्लियर? चलें डायग्राम देख लें। अब यहाँ पर डायग्राम है, देख लीजिए। ये आपका, अगर आपका एरो नजर आ रहा है, ये बॉल है और इसका वेट है, इसका मास है m। बिकॉज ऑफ दैट मास इसका वेट होगा mg। ठीक है, ये एक सर्कल में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और इसका रेडियस है स्मॉल r। इसका रेडियस r। अच्छा, जो वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा इस पेंडुलम का स्ट्रिंग l का, वो है थीटा। लेंथ इसकी l है। क्योंकि स्ट्रिंग है, मास है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेंशन भी होगी, और वो टेंशन टी से रिप्रेजेंट की है मैंने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा काम होता है कि जब भी इस किस्म की कोई मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हो तो हम उसे फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो डॉट है, बॉल जो है, इट बिकम्स अ स्मॉल डॉट और बिग डॉट कह लीजिए। ये आपकी टेंशन है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन इनटू टू पार्ट्स। जो टी कॉस थीटा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वेट से बैलेंस हो जाएगा, जबकि टी साइन थीटा क्लियरली नजर आ रहा है टुवर्ड राइट हैंड साइड है। और बेसिकली ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स की।
सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हमने बताया बना दिए, ठीक है। अच्छा, कैटेगराइजेशन स्टार्ट होती है उसके बाद हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो बॉब है ये वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये जो भी मूवमेंट है इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल, लेकिन वर्टिकली अप्स एंड डाउन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। फिर उसके बाद हमें वो फोर्स मालूम करनी है जो हमारा मेन पार्ट है। हमें हर दफ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें उस फोर्स को ढूंढना पड़ता है जो एक्ट कर रही हो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने सेंट्रल एक्सेलरेशन लिखा है, क्लियर कर लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात हमने क्या मालूम की कि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी किसी का एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। सेकंड हमें ये मालूम करना है कि जो इसका जो सेकंड फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो मालूम करनी है। अच्छा, थीटा हमारे पास मौजूद है जो कि दोनों स्प्रिंग और वर्टिकल के दरमियान मौजूद है। टेंशन मौजूद है जो कि क्लियरली मैंने डायग्राम में बताई थी आपको, ठीक है। और ये टेंशन टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी, टी कॉस थीटा जो कि बैलेंस हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और टी साइन थीटा जो कि एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज, अगर फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गई है, आपने वो फोर्स ढूंढ ली है जो कि एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और आपने वो फोर्स तमाम मालूम कर ली जो दूसरे को बैलेंस कर रही है, तो फिर तो सवाल बहुत आसान हो गया, फिर तो सोल्यूशन कुछ रहा ही नहीं। और ये आपकी डेरिवेशन है, मैंने ये पिक्चर ही लगा दी डायरेक्ट। पहला पार्ट जो आप देखिएगा कि ये पार्ट जो है हमारी पहली कैटेगराइजेशन की जो पहली स्टेटमेंट थी उसको रेस्पॉन्ड करता है। अच्छा, डायग्राम किसी का कहा है कि दोबारा समझा दो, मैं डायग्राम पे दोबारा जाता हूँ। अच्छा, ये देखिए दोबारा से आपने चीज़ें समझ ली, कैटेगराइज में बता दूंगा आपको। पहली बात तो ये है कि जो ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो डायग्राम की दी है, इलस्ट्रेशन की दी है, ठीक है। दूसरी जो इलस्ट्रेशन दी है मैंने, दूसरी जो डायग्राम में जो एग्जाम्पल है, बाकी वो फोर्सेस भी शामिल कर लिए जो कि मैंने एग्जाम्पल में नहीं दी, लेकिन वो मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पर टेंशन के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियसली जब किसी भी पार्टिकल को किसी भी स्ट्रिंग से अटैच किया जाएगा तो स्ट्रिंग पर टेंशन मौजूद होगी, इसलिए टेंशन मौजूद है, ठीक है। तो क्लियरली देखिए दोबारा से कि इस पार्टिकल का वेट होगा mg, ठीक है, और जो टेंशन है जो कि स्ट्रिंग में होगी वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब जब अगर टेंशन किसी कोई भी फोर्स अगर एंगल बनाएगी, इट विल बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स। जैसे सेकंड डायग्राम में जा रहा है टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा जो है वो बैलेंस हो जाएगा वेट से, और टी साइन थीटा जो है नजर आ रहा है कि राइट साइड पर एक्चुअली यही वो फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट देखिए आप इसका, अगर किसी ये जो पहला पार्ट है वो हमारी पहली बात से को रेस्पॉन्ड कर रहा है कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ तमाम ऑल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग वर्टिकली देयर सम विल बी जीरो। तो जो वर्टिकली एक्शन है वो टी कॉस थीटा और एम जी है। अगर मैं सपोज कर लूँ कि तमाम की तमाम वो फोर्सेस जो अपवर्ड एक्ट कर रही होंगी दे विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव, तमाम की तमाम वो फोर्सेस जो डाउनवर्ड मूव करेंगे दे विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो देख लीजिए कि जो वेट जो है वो डाउनवर्ड होता है उसको माइनस के साथ लिया है और टी कॉस थीटा पॉजिटिव के साथ लिया है, इन दोनों का सम बराबर है जीरो के, तो टी कॉस थीटा बराबर आ गया एम जी के वेट के, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स मौजूद है टी साइन थीटा, और वही फोर्स है जो कि बराबर है जो एक्ट कर रही है सेंटीमीटर फोर्स के एफ सी के, और ये फोर्स बराबर होगी एम बी स्क्वायर ओवर आर की। अच्छा, अगर मैं 1 और 2 को आपस में डिवाइड करूं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 2 को डिवाइड करूं 1 से, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा, और आपके पास इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर ओवर आर जी, ठीक है। वेलोसिटी में मालूम करनी है, बाकी तमाम चीज़ें ले जाएंगे, और आखिर में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी एल जी साइन थीटा टेन थीटा। अगर आपके दिमाग में आपकी बात आ सकती है कि सर ये एल जी साइन थीटा कहाँ से आ गया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी मौजूद है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने आर को जो है
को कन्वर्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है, एंगल के साथ से, वो बराबर होगा एल साइन थीटा के, और इस तरह से ये एल साइन थीटा टाइम थीटा आ जाएगा। आर बराबर है यहाँ पर एल साइन थीटा के। समझ में आ रहा है सबके? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछली डायग्राम में जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग कर लूँ बिल्कुल, तो ये लेंथ है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एल साइन थीटा बनेगा ये एक्चुअली बराबर होगा आर के। तो मैंने आर की जगह पर एल साइन थीटा सपोज कर लिया है, और जब मैंने आर की जगह एल साइन थीटा यहाँ पर रखा तो आर, तो ये बन गई एल जी साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अच्छा, जो आपके पास जो असाइनमेंट है आज का, वो ये है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। देखें बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डायग्राम थी, ये टाइम खत्म हो रहा है 40 मिनट्स का ना, जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूँ। जो डायग्राम थी इसमें देखिएगा कि ये जो तमाम बॉडी वेट है, लेंथ लें, थीटा लें और आर लें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वर्टिकल साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर बराबर होगा एल साइन थीटा के, तो आर बराबर हो गया एल साइन थीटा के। तो जहां पर भी आर होगा वहां हम एल साइन थीटा रख सकते हैं। जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि ये असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, करके रख लीजिएगा। अच्छा, मैं जो हूँ आपकी चैट ओपन कर रहा हूँ फॉर ऑल, मतलब आपस में भी आप चैट कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल करना हो तो आपस में कर लें। क्लास थोड़ी देर में ऑफ होने वाली है। अभी बस सभी कुछ पूछ लें। अच्छा, आप लोग अब आपने आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी। अगर थोड़ी देर बोलें, क्लास थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। स्लाइड मिल जाएगी आप सबको, कोई मसला नहीं, स्लाइड मिल जाएगी, कोई रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मैं क्लास ऑफ कर दूँ। अब कोई सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम पीरियड बढ़ जाए। ये मैंने आज कोशिश तो की थी, लेकिन दोबारा से वो बैरियर आ गया 40 मिनट्स का, वरना स्टूडेंट तौर पर आज 1.5 घंटा मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देखते हैं इसके बाद क्या होता है। कोई सवाल है भाई? सूडो फोर्स का बताना। अच्छा, सूडो फोर्स। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल जानता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्लाइड्स के जरिए समझाऊंगा। सूडो फोर्स जो है, जब भी आप
चेंज करते हैं, जब भी आप चेंज करते हैं इसमें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सूडो फोर्स जब भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट होता है, तो आप एक फोर्स महसूस करते हैं, जो कि एक्चुअली फोर्स नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी कोशिश कर रही होती है कि अपनी प्रीवियल हालत में रहने की कोशिश करे। इसी वजह से हम इसको जो है वो सूडो फोर्स कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझते बहुत अच्छा है। कोई सवाल है इसमें? मैं क्लास एंड कर दूं? ये कैसे सबमिट करना है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट टीम में सबमिट होगा। मैं आपको एक आईडी वगैरह दूंगा, आप लोगों को अपना अकाउंट भी बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम में, वहीं पर ये सारे के सारे असाइनमेंट जो है वो सबमिट होंगे। जी बिल्कुल, टाइम जिस तरह से मैंने वेलोसिटी ड्राइव की, उतना टाइम पीरियड की बना के आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है जी, मैं क्लास ऑफ कर दूं? कर दो भाई, विद इन 1 वीक सबमिट करना होगा। इन दोबारा कोई क्लास नहीं होगी, क्लास आज ऑफ हो रही है। नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपको बता दूंगा, कोशिश करूँगा सैटरडे को एक क्लास ले लूँ। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा जो कुछ भी गुफ्तगू हुई है।